हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 9 की एसएसटी की बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। तो आज हम कर रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म कि मतलब जो ये कॉलोनी सिस्टम आया तो इन फॉरेस्ट पे, इन सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ा। तो इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे इन फॉरेस्ट में रहने वालों की जो जीवन है या जो उपनिवेशवाद बने हुए थे, जो कॉलोनी सिस्टम बना हुआ था और देशों पे, वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, कैसे फॉरेस्ट है उन पे उनकी आने जाने की जो रोक है वो लग जाती है, कैसे ये लोग जो फॉरेस्ट है उनमें लोगों का आना जाना खत्म कर देते हैं और उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है। अब इस चैप्टर में हम समझते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वो हो रही है, जो ये अंग्रेज हैं ये आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, कॉलोनी सिस्टम बन रहा है। तो इन चीजों में जो फॉरेस्ट है, जो हमारे आसपास का एरिया है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो आज बेसिकली हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ समझने का, कंसेप्ट को बिल्ड करने का चैप्टर है कि आप देखेंगे कि फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट सोसाइटी है उनका जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है इन चीजों से, और जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनिज्म है, वो कैसे अपनी जड़ों को और भी ज्यादा इन जगहों में फैला रही है। तो ये तो आपको पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कि हमें जंगलों से बहुत ही कीमती चीजें मिलती हैं। अगर आप किताब पढ़ रहे हो ना, तो उस किताब का कागज, जिस मेज कुर्सी पे आप बैठे हो, वो आपके घर में जो खिड़कियां, दरवाजे, जो कपड़े आप पहनते हो, उनमें जो रंग इस्तेमाल होता है, मसाले, आपके जो रैपर है, और आपके गोंद, शहद, कॉफी, चाय, चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले तेल, हर चीज में लकड़ियों का, पौधों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें कहां से मिलती है? ये बहुत बड़े लेवल पे मिलती है फॉरेस्ट से। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो ना ही फ्लोरा फूना, जो तरह तरह के हम पक्षी, पशु देखते हैं, वो भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बो, wood for fuel, grass, charcoal, packaging fruits, flower, animals, birds and many other things. इन द Amazon फॉरेस्ट, आपको पता है ना, Amazon फॉरेस्ट को पूरे वर्ल्ड का क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, सॉरी लंग्स बोलते हैं, कि ये धड़कने हैं, ये लंग्स हैं। इन द वेस्टर्न घाट इट इज पॉसिबल टू फाइंड एज मेनी एज 500 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट पैच, कि सिर्फ एक छोटे से पैच में, Amazon फॉरेस्ट के एक छोटे से पैच में ही आपको 500 तरह तरह, डिफरेंट तरह की प्रजाति मिल जाएगी। किस चीज की? पेड़ पौधों की। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, ये जो इतनी सारी हमें चीजें मिलती है ना, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब आप कहो मैम ये खत्म कैसे हो रही है? खत्म हो रही है क्यों? हम जितना अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इन पेड़ पौधों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को साफ करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें भी क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, कि जो जंगल है और जीविका है उसके बीच में क्या अंतर है। ये क्वेश्चंस बनते हैं आपकी बुक में। So forest give us a mixture of things to satisfy our different need: fuel, fodder, leaves, trees suitable for building ships or railways, trees that can provide hardwood। क्या हमारे लिए जितनी भी चीजें हम बनाते हैं, अपने रोजमर्रा में चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो सभी कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड दे ऑल्सो एड मॉइस्चर टू द एटमोस्फेयर, कि अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो जो एनवायरमेंट है वो इतना ह्यूमिड हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इतनी ज्यादा जो सनबर्न की, जो सन का एटमॉस्फेयर है, सन से पूरा चीजें गर्म हो जाएंगी, मॉइस्चर रहेगा ही नहीं। रेनफॉल इज ट्रैप्ड इन फॉरेस्ट लैंड, की जो हम रेनफॉल देखते हैं वो भी इन फॉरेस्ट की वजह से होता है। फॉस्टर विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। अब देखो, जो जहां रहता है वहां उसके लिए वो जगह, वो चीजें एक तरीके से देव या भगवान के समान हो जाती है। तो जो जंगलों में रहते हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो उनके आइडियाज हैं
फॉरेस्ट को लेके वो हमसे अलग है। वो जंगल को या फॉरेस्ट को एक तरीके से भगवान मानते हैं। क्यों? उनको वहीं से उनके खाने पीने के सामान, रहने के लिए जो जगह वो बनाते हैं, वो सब उन्हें कहाँ से मिलती है? जंगलों से मिलती है। अब अगर वो जंगल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उनकी लाइफ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वांटेड ट्री विच वर सुटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज। अब देखो, जो वहां फॉरेस्टर्स और विलेजर्स रह रहे हैं, वो चाहते हैं तरह तरह की लकड़ियां हों, तरह तरह के पेड़ पौधे हों, तरह तरह की जो स्पीसीज हैं उसकी प्लांट्स की, वो बची रहे। पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने मतलब के पेड़ चाहते हैं। ऐसे पेड़ जो सीधे लंबे खड़े हों, जो शिप्स बनाने में इस्तेमाल हो सके, मोटे लट्ठर जिनको स्लीपर्स बोलते हैं, रेलवेज के लिए इस्तेमाल हो सके, वो ऐसे पेड़ पौधे उगाना चाहते हैं। पर फोस्टर्स और विलेजर्स के लिए जो फॉरेस्ट का आइडिया है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। They needed trees that could provide hardwood. They were tall and straight. So particular species like teal, sal were promoted and other were cut. इसीलिए जो टील और साल के जो पेड़ हैं उनको तो बढ़ावा दिया गया और बाकी को कट डाउन कर दिया गया। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, डिफोरेस्टेशन होता क्या है? आपने पढ़ा है ना, बार बार मैडम बोलती है कि डिफोरेस्टेशन, अगर सर हैं आपके तो वो बताते होंगे। तो ये क्या है? तो पेड़ों का काटना और बिना कुछ सोचे समझे पेड़ों को काटना, कि कोई पेड़ कितना पुराना है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको जाने बगैर इन पेड़ पौधों को काट देना, उसको हम बोलते हैं बेटा डिफोरेस्टेशन। मतलब क्या कहेंगे? वनों का विनाश, कि एक तरीके से अंधाधुंध काट के उनको खत्म ही कर देना। सो ये डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? तो डिफोरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्री इनडिस्क्रिमिनेटली इन अ फॉरेस्ट एरिया अंडर colonial rule. It became very systematic and extensive. कि जब भी उपनिवेशवाद आया, तो इन्होंने क्या किया, जो वन का विनाश करना ना, वो इस तरीके से स्टार्ट किया कि बिल्कुल इन्होंने पूरी तरीके से जंगलों को साफ कर दिया। ठीक है। एंड वाई डिफोरेस्टेशन? अब इन्होंने ये चीजें क्यों किया? तो इन्होंने इन चीजों करने के लिए कई एग्जाम्पल बताए। सबसे पहले ये बोले कि भाई हम जो ये इतनी सारा एरिया जंगलों ने घेर रखा है ना, ये किसी काम का नहीं है। हमें इन जंगलों को साफ करके वहां खेती करनी चाहिए। और खेती भी किस चीज की करनी चाहिए? जूट, शुगर, वीट, कॉटन, ऐसी चीजों की इस्तेमाल के लिए इन जो धरती है उसको साफ करते हुए चलना चाहिए। क्यों? एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड डिमांड फॉर फूड वेंट अप, पीजेंट एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। क्लियरिंग फॉरेस्ट, इन्होंने क्या किया? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, अब देखो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर आप इंडिया की बात करते हो, जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उनको अपने देश की पॉपुलेशन को पूरा करने के लिए क्रॉप्स चाहिए थी, प्रोडक्शन चाहिए था। तो उनको हमारा जो इंडिया है वो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी लगता था कि यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, हम आके उन जंगलों को साफ करेंगे, उन फॉरेस्ट के अंदर हम जूट, शुगर, वीट, कॉटन ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनको उगाएंगे, उनको अपने इंडिया में उगा के, मतलब इंडिया में उगा के उनको वापस इंग्लैंड भेजेंगे, अपने देश के लोगों के लिए भेजेंगे। सोचो, मतलब इंडिया के जंगलों को साफ करके वहां पे ये ब्रिटिशर्स अपने देश के लिए क्रॉप्स उगा रहे हैं। ठीक है, सारा कर लगान सब उन किसान के खेतों पे लगाएंगे, और उसका जो मजा है वो कौन लूटेगा? इनके नागरिक, इनके देश के लोग। The British thought that forests were unproductive land. ये क्या कहते थे कि भाई इतने सारे जो जंगल हैं ये अनप्रोडक्टिव है, इनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो इसको रिवेन्यू के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए हमें इसको क्या करना चाहिए? इन जंगलों को साफ कर देना चाहिए। कल्टीवेशन वॉज व्यूड एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। अब ये कहते थे खेती करना आपके देश के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए तो अच्छा है ही। ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपेयरिंग। अब इन लोगों ने क्या कि इंग्लैंड वासियों ने अपने देश में, इनका एक ओक फॉरेस्ट होता था, मतलब आक का पेड़ है, और वहां की लकड़ियां बहुत अच्छी होती थी, उसका इस्तेमाल टिम्बर बनाने के लिए करते थे। ठीक है, मतलब रेलवे लाइन बिछाने के लिए ये उन
पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, अब यहाँ वहां उन्होंने इतनी कटाई कर दी कि वो एरिया साफ कर दिया, जो ओक फॉरेस्ट था वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। इन्हें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली? इन्हें मिली इंडिया में, कि इंडिया भी तो अपना ही देश है, अपनी ही जगह है, उसको भी साफ कर देते हैं, वहां के जंगलों से बढ़िया बढ़िया हम पेड़ पौधे लाते हैं। और जो ओक फॉरेस्ट से जो ओक की लकड़ी मिलती थी उसका इस्तेमाल ये नेवी, रॉयल नेवी जो है इंग्लैंड की, उसके शिप बनाने में करते थे। अब जब ओक फॉरेस्ट ही नहीं है तो शिप भी मेंटेन नहीं हो रहे हैं, वो भी नहीं बन रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो जो भी हमारी कॉलोनी है, जो इंडिया हमारी कॉलोनी है, उनके पेड़ों को साफ करते हैं, उनके जंगलों को साफ करते हैं और जाके वहां टिम्बर उगाते हैं। ठीक है। The spread of railway required two things: land to be cleared to railway tracks and wood as fuel as locomotive and for railway line sleeper. अब इन्होंने बोला कि इनको लकड़ियों की आवश्यकता दो तरीके से है, एक तो रेलवे के लिए, अब रेलवे लाइन भी तो कहीं बिछाई जाएगी, उसके लिए भी तो जगह साफ करनी पड़ेगी। दूसरी बात इन्होंने कहा उस रेल को चलाने के लिए, दूसरी बात जिस रेलवे लाइन पे वो रेल दौड़ेगी उसके लिए लाइन के लिए स्लीपर्स चाहिए होंगे। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे अपनी कहते हैं ना अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे रीजंस दिए कि सबसे पहले हमें अपनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी नीड को कंप्लीट करना है, उनको जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन ये सब उगाना है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जो आपके फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। उन्होंने बोला कल्टिवेशन वॉज व्यूड एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, कि जो अगर आप प्रोग्रेस करें तो खेती करनी पड़ेगी। दूसरी बात इनको रॉयल नेवी के लिए शिप चाहिए थे और रिसोर्सेज कहाँ मिले? इंडिया में, क्योंकि इन्होंने जो इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट उसको पूरा डिसअपेयर कर दिया था। चौथी बात इन्होंने बोली कि हमें रेलवे लाइन बिछानी है, क्यों? सामान को एक दूसरी जगह लेके जाना चाहिए था, तो उसके लिए रेलवे चाहिए थी, रेलवे के लिए उनको लैंड चाहिए था, क्यों? रेलवे लाइन कहीं तो बिछाई जाएगी, उस रेल को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा, वो भी लकड़ी से मिलेगा, और उस रेल लाइन को बिछाने के लिए उनको पटरी चाहिए होगी, वो भी किससे बनेगी? इन पेड़ों से बनेगी, जिसको स्लीपर बोलते थे। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मतलब दूसरी बात नहीं कहूंगी, जो और रीजंस इन्होंने दिए वो ये थे कि ये चाहते थे कि यहाँ पे बागबानी हो। अब बागबानी किस चीज की हो? प्लांटेशन हो। किस चीज का? लार्ज एरिया में टी, कॉफी, रबड़ प्लांटेशन होना चाहिए। ये यही मानते थे कि जो इनके जो लोग थे शौकीन थे टी के, कॉफी के और रबड़ के, और वो सारा ये क्या करते थे अपने यहाँ इंडिया में बड़े बड़े बागान लगा देते थे, हमारे ही लोगों से खेती करवाते थे, और जब खेती हो जाती थी इनको वापस अपने इंग्लैंड भेज देते थे। तो इन्होंने बहुत सारे रीजन बताए। तो अब आप ये पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन हैपेंड। सो ये सारे पॉइंट्स आप 1 by 1 लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं भाई, किसी सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। तो इन्होंने कमर्शियल फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल किया। अब देखो कैसे। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड द रेकलेस फीलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर वुड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। देखो, जिन्हें क भी नहीं आता एक तरीके से फॉरेस्ट का, वो ये मानते हैं, ब्रिटिशर्स ये मान रहे थे कि जो इंडिया के लोकल पीपल हैं, जो ये लोग अंधाधुन इन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, व्यापारी हैं, मतलब ये हमें कह रहे हैं कि हम इन जंगलों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो इंडिया के लोग हैं, लोकल पीपल है, वो इन चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन्हें सिखाएंगे कि उन्हें इन जंगलों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये एक जर्मन एक्सपर्ट है डाइट्रिच ब्रैंडिस, उसको बुलाते हैं, नाम याद रखिएगा, एक जर्मन एक्सपर्ट है जिन्हें हम कहेंगे ये अपने इंडिया में पहले क्या थे, जो जैसे वन महानिदेशक होते हैं, जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन बनता है, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? तो उसमें नाम आता है डाइट्रिच ब्रैंडिस का। इन्होंने इसको बुलाते हैं, जर्मन एक्सपर्ट को बुलाते हैं फॉर एडवाइस। अब वो क्या बताता है? वो बताता है साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कि हमें कंजर्वेशन के विज्ञान पे काम करना चाहिए। क्या? कि हर चीज को एक सिस्टम से करेंगे। सिस्टम से कैसे करेंगे? कि जितनी भी फॉरेस्ट में चीजें हैं उन पे लीगल सैंक्शन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? लीगल सैंक्शन लगाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की लकड़ी को बिना परमिशन के नहीं ले सकता, जंगलों में बिना परमिशन के नहीं घुस सकता, और अगर वो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स मानते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसको लोकल पीपल खराब कर रहे हैं। तो ये एक जर्मन
एक्सपर्ट है, जो हमारे इंडिया के पहले फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनते हैं। डाइटरिच बेंडिस जो जर्मन के हैं उसको बुलाते हैं, और जो डाइटरिच बेंडिस है वो साइंस ऑफ कंजर्वेशन पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सेंसेशन, कि इस पे एक तरीके से कानूनी मंजूरी बननी चाहिए। रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, और इन्होंने ही रूल्स बनाए कि फॉरेस्ट को कौन कैसे कैसे यूज कर सकता है। Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. उसने कहा कि अगर हमें टिम्बर का प्रोडक्शन करना है, जो ये लोग पेड़ों को काट देते हैं या जब अपने पशुओं को लेके इसमें घुस जाते हैं, उन सब चीजों को बंद करना पड़ेगा। तो ये सब किसके विचार है? डाइटरिच बेंडिस के हैं, जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है इन इंडिया, और कहां से है? वो जर्मन से है। ठीक है। बेंडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। 1864 में वो भारतीय वन सेवा की स्थापना करते हैं। इसको हम लिखते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की सेटअप करते हैं 1864 में। ठीक है। और उसी के वक्त अगले साल 1865 में ये एक एक्ट लेके आते हैं जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो यहां आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो बेंडिस है, ही वॉज द फर्स्ट जनरल इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेट अप इन 1864। उसके बाद एक्ट आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप साथ में याद करते चलिए। उसके बाद एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की भी ये लोग सेटअप करते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं। वो कहाँ बनाते हैं? देहरादून में। कब बनाते हैं? 1906 में। सो द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो सेट अप एट देहरादून इन 1906 एंड द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। मतलब यहाँ आके इंडिया के लोगों को ये फॉरेस्ट की तौर तरीके सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए ये देहरादून में 1906 में एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हम उसी प्रकार के पेड़ उगाएंगे जिनकी आवश्यकता है। ठीक है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी क्या, करते क्या थे? तो इन्होंने क्या किया? बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के ट्रीज थे उनको तो इन्होंने काट दिया, एंड इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन स्ट्रेट रो। एक ही तरह के लंबे लंबे पेड़ एक लाइन में इन्होंने बो दिए, एंड दिस इज कॉल्ड अ प्लांटेशन। इसको इन्होंने नाम दिया बागान का, प्लांटेशन का नाम दिया कि हम ऐसे पेड़ उगाएंगे जो रेलवे के लिए, जो शिप बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, उन्हीं को हम उगाएंगे। Forest officials survey the forest, estimated the area under different type of trees and made working plans for forest management। और फिर ये सर्वे करने आते हैं, सारे जंगलों का सर्वे होता है, फिर देखते हैं कि किस प्रकार से किस तरह के पेड़ कहाँ कहाँ हम उगाएंगे। And they planned how much of plantation area to cut every year। और उन्होंने ये भी प्लान कर लिया कि अगर ये इतना बड़ा जंगल है, ठीक है, तो अब इस पैच को हम पहले साफ करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे तरह के पेड़ लगाएंगे, फिर कुछ और उसको कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे, फिर यहाँ का पैच हम साफ करते हैं, फिर यहाँ तरह तरह के पेड़ उगाते हैं। अब ये कुछ सालों में ये पेड़ उग जाएंगे, फिर कहीं और का पैच साफ करेंगे, फिर वो वहां पे पेड़ उगाएंगे। ऐसे करके ये इन फॉरेस्ट का इस्तेमाल करना चाहते थे। तो जरा रिकॉल कर लेते हैं कि राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, इन्होंने सोचा कि भाई ये बहुत ज्यादा ही लोकल पीपल इन फॉरेस्ट का परेशान खराब कर रहे हैं, इस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो दे इनवाइटेड अ जर्मन एक्सपर्ट named Dietrich Bendisch for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. Bendisch realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in science of conservation. And this system would need legal sanctions.
sanction. Rules about the use of forest resources had to be framed. Felling of trees and grazing had to be restricted so that the forest could be preserved for timber production. In 1864, they set up Indian Forest Service, and in 1865 they formulate the Indian Forest Act. ठीक है, उसके बाद 1906 में देहरादून में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को भी लेके आते हैं, ताकि ये लोग उस तरीके के पेड़ों को उगा सके जो स्ट्रेट हो और एक लाइन में उनको उगा सके. दिस इज कॉल्ड द प्लांटेशन. फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वे द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट. दे प्लान्ड हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर एंड द एरिया कट वाज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वाज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर. कि वहां पे हम पेड़ उगा सकते हैं ताकि कुछ सालों बाद वापस ये बड़े हो जाए और वहां से हम फिर से उन पेड़ों को ले सके. India and the contemporary world after the Forest Act was enacted in 1865, it was abandoned twice, once in 1878 in 1927. अब जो 1865 में जो एक्ट लेके आए थे, फॉरेस्ट एक्ट लेके आए थे, इन्होंने इसको 2 बार इसमें संशोधन करे, मतलब इसमें और चीजें और ऐड करी. तो 1865 का जब एक्ट आता है तो 1878 में और 1927 में इस एक्ट में 2 बार अमेंडमेंट करते हैं. 1878 में क्या करते हैं, जो ये फॉरेस्ट है इनको 3 टाइप्स कैटेगरी में बांट देते हैं. एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड था प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और थर्ड था विलेज फॉरेस्ट. अब आप नाम से ही जान लो कि जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वो सबसे अच्छे फॉरेस्ट है. इसमें किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल्स जाएंगे. जो प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट है उसमें ये जा सकते हैं, पर वहां भी ये परमिशन लेके जाएंगे, अपने हिसाब से नहीं घुस सकते. तो हमने क्या देखा कि 1865 में जो ये फॉरेस्ट एक्ट लेके आते हैं उसमें 2 बार अमेंडमेंट करते हैं. एक 1878 में, एक 1927 में. पूछा जाता है कि 1865 वाले एक्ट में कितनी बार अमेंडमेंट होते हैं, तो 2 बार होते हैं. कब कब होते हैं? 1878 में और 1927 में. 1978 के एक्ट में ही ये फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक है रिजर्व्ड फॉरेस्ट जिसमें कोई भी नहीं जा सकता, दूसरा है प्रोटेक्टेड जिसमें जा सकते हैं पर परमिशन के साथ, और उसके बाद तीसरा जिसमें कुछ भी नहीं बचता वो है विलेज फॉरेस्ट, जिसमें विलेजर्स अपने लिए कोई अगर उगता है कुछ तो ले सकते हैं, पर वो भी ये परमिशन लेके जाएंगे. ठीक है. और जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वो सबसे अच्छे हैं. ठीक है, उनको सबसे अच्छे माना जाता है और यहाँ पे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है. For house building और fuel they could take wood from protected और village forest. की अगर उन्हें कुछ लकड़ी चाहिए, कुछ फ्यूल चाहिए ग्रामीण को या विलेजेस को रहने वाले को, तो वो सिर्फ प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से ही ले सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा था 1906 में देहरादून में द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना करते हैं ये लोग. हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड. अब ठीक है, ये लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, लोगों की जो जिंदगी है वो कैसे इफेक्ट हो रही है. तो हम देखते हैं कि जो हमारे देश में एक तरीके की कल्टीवेशन होती है जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो ये लोग क्या करते थे, एक जगह इन्होंने, जैसे ये जंगल है, जंगल के एक पार्ट में यहाँ इन्होंने खेती कर ली. भाई ये बहुत बड़ा एरिया है, वैसे मैं समझा रही हूँ. इन्होंने एक टाइम पीरियड में यहाँ पे खेती कर ली. अब इन्होंने क्या कर लिया कि खेती कर ली, ठीक है. अब यहाँ जो बचा कुचा था उसको यहाँ पे जला के कहीं और जगह चले गए, वहां खेती कर ली. अब कुछ टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया. ठीक है, आग लगा के चले गए और अभी यहाँ पे खेती कर रहे हैं. 7-8 सालों में ये यहाँ से इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही. तो ऐसे घूमते रहते हैं पैचेस में, कहीं कहीं जाके ये कल्टीवेशन करते हैं और जहां पे एक बार खेती हो जाती है उसको 7-8 सालों के लिए छोड़ के चले जाते हैं. तो आप देखोगे आपकी बुक में ही एनसीईआरटी में इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके तरह तरह के नाम है. जैसे आप इसको पढ़ोगे तो एशिया में इसको लादिंग बोलते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं, अफ्रीका में इसको चितमैन बोलते हैं, तावी बोलते हैं, श्रीलंका में इसको चेना बोलते हैं, और अपने इंडिया में तो इसके बहुत सारे नाम है, ध्या, पैंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खदान. मतलब शिफ्टिंग
शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ही नॉर्थ साइड में बहुत तरीके के नाम है, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, तरह तरह के, जहां जहां ये जंगल का एरिया था वहां इसके नाम अलग थे। और ऐसी ही कल्टीवेशन जो इंडिया जो और कंट्रीज है वहां भी होती है, इंडिया के बाहर भी होती है। जैसे अभी मैंने बताया अमेरिका में आप जाओगे तो इसको मिल्पा नाम से याद रखते हैं, अफ्रीका में जाओगे तो इसको चितमैन या तावी के नाम से बोलते हैं, दक्षिण एशिया में आप जाओगे वहां इसको लादिंग बोलते। तो ये एक ऐसा कल्टीवेशन है, एन एरिया इज क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड सो इट कुड गेन फर्टिलिटी। मतलब कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उपजाऊपन वापस आ जाए। And the colonial foresters did not favor this system as it made it difficult for the government to calculate taxes। अब इन चीजों से जो ब्रिटिशर्स थे, जो फॉरेस्टर्स थे, जो ये ऑफिशियल्स आए थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एरिया में रह रहे हो तो आपके ऊपर ये कंट्रोल रख सकते हैं, पर अगर आप जगह जगह घूम रहे हो और बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, अगर आप जगह जगह जा रहे हो तो आपके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कॉलोनियल फॉरेस्टर्स थे ये इन चीजों से नफरत करते थे। वो चाहते थे कि टैक्स सिस्टम बना रहे और जहां भी खेती कर रहे हैं उनका हमें बिल्कुल पक्के से पता हो, उन पे हम कंट्रोल कर सके। सो द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस देयर इज अ डेंजर ऑफ फायर। वे मानते थे अगर ये इस खेत को जला के चले गए, भाई इस खेत में इन्होंने आग लगा दी, जो आसपास के और एरिया है वो भी आग पकड़ जाएगा और जो हमने पेड़ उगा रखे हैं वो भी जल के खत्म हो जाएंगे। So also that no trees could grow on this kind of land, कि यहाँ पे और हम चीजें नहीं उगा पाएंगे। क्यों? 7-8 साल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ता था। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो गए कि अगर उन्होंने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी, ब्रिटिशर्स ने जो फॉरेस्टर्स थे उन्होंने बंद कर दिया, तो उससे क्या हुआ? सम पीपल चेंज ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय ही बदल लिया। एंड सम पीपल रिस्ट्रिक्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल रिबेलियंस, और कुछ क्या बन गए? विद्रोही बन गए। ये होता है ना, अगर आप मेरी जमीन पे मेरे को ही रहने खाने नहीं दोगे तो मैं तो विद्रोही बनूंगा ही या बनूंगी ही ना। तो ये सभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। Who could hunt? अब ये भी तो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन लोग शिकार कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने विलेजर्स को या जो जंगलों में रहते थे उनको तो बंद कर दिया कि आप तो आ ही नहीं सकते, आप तो इसके अंदर जा ही नहीं सकते। तो ये हंटिंग करता कौन शिकार करेगा? भाई वो लोग अपने जंगलों में जाके, भाई आपको ये तो पता है कि पहले शिकार करना एक आम बात थी, आज तो फिर भी आपको जेल हो जाएगी, सजा हो जाएगी, पर उस टाइम ये चीज एक आम बात थी। ठीक है, जैसे अगर कोई मछली पकड़ता है तो वो मछली की हंटिंग करता है। ऐसे जो जंगल में रहते तो जो वाइल्ड एनिमल्स है या जो भी पशु पक्षी उनको दिखते होंगे खाने के लिए, ये उनका हंट करते थे। तो वहां जाने की परमिशन थी किसको? सो द फॉरेस्ट लॉ फोरबेड द विलेजर्स फ्रॉम हंटिंग इन द फॉरेस्ट बट एनकरेज हंटिंग एज अ बिग सपोर्ट, कि विलेजर्स के लिए तो बंद कर दिया पर ये खुद को हंटिंग करने के लिए हाँ कहते थे। क्यों? ये इनको एक बहुत बड़ा खेल लगता था कि हम तो कर सकते हैं, ये विलेजर्स नहीं कर सकते। सो दे फेल्ट दैट वाइल्ड एनिमल्स वर सेवेज, वाइल्ड एंड प्रिमिटिव जस्ट लाइक द इंडियन सोसाइटी एंड दैट इज इट वाज देयर ड्यूटी टू सिविलाइज देम। ये देखो कितनी बकवास बात वे मानते थे कि जो भारत है वो सभ्य देश नहीं है। अगर आज कोई बोले तो हम गुस्सा हो जाएंगे, पर ये लोग क्या कहते थे कि जो भारत है वो सभ्य देश नहीं है और इसके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो बिल्कुल ही इसको असभ्य बनाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इंडिया को सभ्य बनाएं, और सभ्य जब ही बना सकते हैं जब हम इनके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको खत्म कर देंगे। सोच देखो आप इनकी। द ब्रिटिश सो लार्ज एनिमल्स एज साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। ये कहते थे कि जो ये इतने सारे जानवर हैं ये यहाँ की वाइल्डनेस का है, ये इंडिया को वाइल्ड बना रहे हैं, अनसिविलाइज बना रहे हैं। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया, कि इतने खतरनाक जो जंगल में ये शेर हाथी है इनको मार के ये इंडिया को सिविलाइज बनाएंगे। They gave reward for the killing of tiger। जब कोई शेर को मार के आता था, वुल्फ को मार के आता था या बड़े बड़े जानवरों को कोई मार के लेके आता था ना, ये उनको रिवॉर्ड देते थे। Over 80,000 tigers, 1,50,000 leopard and 2 lakh of animals needed to be protected and not killed। और बाद में क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जितने भी ये सारे जानवर थे उनको इन्होंने मार दिया।
धीरे धीरे इन्होंने सबको मार दिया। ये नोट किल नहीं आएगा। इन्होंने क्या किया, 1875 से लेकर 1925 के बीच में लालच के चलते 80,000 शेर, 2 लाख भेड़िए, 1,50,000 तेंदुए इन्होंने मार के गिरा दिए। ठीक है, अब यहां देखोगे द महाराज ऑफ सारूजा एलोन शॉट 1157 टाइगर्स, 2000 लियोपर्ड अप टू 1957। मतलब आजादी के बहुत लंबे समय तक भी ये इस तरह मारते रहे। और यहाँ पे तो महाराज सरजुआ भी है। ठीक है, ऐसे ही एक और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आता है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने अकेले 400 टाइगर्स मार दिए। अरे थोड़े बहुत बचा देते तो आज हम कंजर्वेशन में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। दूसरे देशों से ये हाथी, घोड़े, ये शेर, ये शावक नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने तो पहले ही मार दिए। हमारे जो ये आज हमारा नेशनल टाइगर है, जो हमारा नेशनल एनिमल है, इन सबको तो उन्होंने पहले ही मार दिया। जो पता नहीं क्या के तरह तरह की विभिन्न प्रजाति होंगे, तरह तरह के अलग उनके फीचर्स होंगे, उनको तो उन्होंने पहले ही हंटिंग करके मार दिया। Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed। जब इतना कुछ विनाश हो लिया ना, तब जाके कहीं ये पर्यावरणवादी, जो कंजर्वेशन वाले हैं, वो उठे, वो कहते रहे नहीं इनको मारो नहीं, इनको भी प्रोटेक्ट करो, ये भी बहुत बड़ी संपदा है। बहुत बाद में इनकी बुद्धि जागृत होती है, उससे पहले तो उन्होंने पता नहीं कितने सारे लाखों करोड़ों को मार के गिरा चुके थे ये लोग। न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को बंद कर दोगे तो लोग कुछ नया तो सोचेंगे, भाई नए व्यापार करने सीखेंगे। अब आप जंगलों में तो जाने दे नहीं रहे हो, आप ना ही वहां जंगल में कुछ काम करने दे रहे हो, तो हम कुछ अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ तो काम करेंगे ना। तो ये नए नए व्यापार आते हैं, नई नई जो रोजगार आते हैं, नई नई सेवाएं आती हैं। सो फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस इम्पोज्ड अपॉन देम। कि बहुत बार विद्रोह भी करते हैं, पर विद्रोह का फायदा क्या होगा, भाई विद्रोह से घर तो चलेगा नहीं। तो अब क्या होता है, ये धीरे धीरे ये लोग साथ में इकट्ठे होते हैं कि भाई अब ये हमें कुछ करने तो दे नहीं रहे हैं, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे बस्तर का एक आप एग्जाम्पल देखोगे कि बस्तर इज लोकेटेड इन द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कि ये लोग क्या करते हैं, अब रिबेलियन हो चुके हैं, अब ये क्या करते हैं, न्यू ट्रेड्स आ रहे हैं। तो उसमें आप देखो कि ये धीरे धीरे ना, जो जंगल से, उन पेड़ों से ही मिलने वाली जो कीमती चीजें थी, लकड़ी हो गई या रबड़ हो गई, ये लोग धीरे धीरे ऐसी चीजें उगाने लग गए थे जिनसे इनको कुछ ना कुछ व्यापार हो सके, कुछ ना कुछ इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक तरीके से बस्तर की कहानी, कि बस्तर में ये सारी चीजें जो विद्रोह है वो कैसे होता है। सो बस्तर आप यहाँ देखोगे मैप में, तो यहाँ बस्तर है। ठीक है, यहाँ बस्तर है मैप में। अब बस्तर सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ है। सो बस्तर इज लोकेटेड इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दक्षिण में, और जिसपे आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है, ऐसी जगह है बस्तर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन अ प्लेट्यू, और ये पठारी प्रदेश है। टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड इज द साउथ इज द गोदावरी प्लेन। अब इसके कहा जाता है कि दक्षिण में गोदावरी नदी का प्लेन है, मतलब मैदान है, और आप इसके नॉर्थ में जाओगे तो छत्तीसगढ़ का मैदान। ये काफी बढ़िया अच्छा वाले जगह है, जहाँ पे जंगल भी पूरे फुल फर्निश्ड है। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। अब एक इसके बीच में ईस्ट से वेस्ट तक एक नदी बहती जिसका नाम है इंद्रावती। A number of different communities live in Bastar such as मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, बत्रा, हलबस। यहाँ तरह तरह के जो आदिवासी हैं वो रह रहे हैं। कौन कौन से? मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भत्रा, हलवा, तरह तरह की यहाँ पे जो कम्युनिटीज है वो रह रही है। एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव। तरह तरह की लैंग्वेज बोलती हैं ये कम्युनिटीज, पर ये इनके जो कस्टम्स हैं, जो बिलीफ है, जो आइडियाज है, वो सेम है। और वो सेम क्या है? फॉरेस्ट की रक्षा करना, फॉरेस्ट को बचा के रखना। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ। ये मानते थे कि हर गांव को नेचर ने उनके हिसाब से उनके जो लैंड है वो दे रखे हैं, और बदले में क्या करेंगे? दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ रिवर, फॉरेस्ट एंड द माउंटेन। और बदले में ये धरती पे जो नदियां हैं, जो फॉरेस्ट है, जो माउंटेन है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको बचा के रखेंगे। सिंस ईच विलेज नो where its boundaries lie, the local people look after
ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री, कि अगर आपके एरिया में कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, कोई फॉरेस्ट है, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है आप उसकी क्या करोगे, रक्षा करोगे, सुरक्षा करोगे। इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ अनदर विलेज, दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मैन इन एक्सचेंजेस। अब ये क्या करते थे, अगर देखो मेरे को कुछ चीज के लिए कुछ लकड़ी की आवश्यकता है, अब ये मुझे दूसरे गांव के जंगल से मिलेगा, तो ये लोग क्या करते थे, एक छोटा सा स्मॉल शुल्क अदा करते थे, टैक्स देते थे दूसरे गांव के लोगों को, जिसको ये देवसारी, दंड और मैन इन एक्सचेंज बोलते थे, मान बोलते थे। ठीक है, उसके एक्सचेंज में क्या करते कि आपको ये कुछ दे दिया इन्होंने, और अब आप इनके जंगलों से कोई वुड है या कोई कीमती सामान है वो लेके जा सकते थे। अब अगर आप क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज देवसारी, व्हाट इज दंड, व्हाट इज मान, सो इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट्स टू टेक सम वुड फ्रॉम फॉरेस्ट टू अनदर विलेज, दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मान। Some villages also protect their forest by engaging watchmen and each household contribute some grain to pay them। ये क्या करते थे कि ठीक है, जैसे चौकीदार होते हैं तो ऐसे चौकीदारी करते थे ये लोग कि ठीक है आज इस गांव के कुछ लोग इस जंगल की या इन माउंटेन्स की या इस नदी की रक्षा करेंगे, अगले बार इस घर के कुछ गांव के कुछ और लोग करेंगे, तो ऐसी कंट्रीब्यूशन देते थे ताकि ये क्या कर सके, अपने जो आसपास के फॉरेस्ट हैं, जो रिवर है, जो माउंटेन्स हैं, उनकी देखभाल कर सके। Every year there is a one big hunt where the headmen of village in a pargana meet and discuss issue of concern including forest। अब ये क्या करते थे, जैसे मीटिंग्स होती है ना कि अपने देश को क्या चाहिए, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ऐसे ये लोग भी मीटिंग्स करते थे जिसको परगना बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक झुंड होता था गांव का जिसको परगना बोल रहे हैं, ये लोग बैठ के बात करते, कोई इशू है खाने पीने का या फॉरेस्ट का, कैसे उनको और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनमें हम चीजों को और बढ़ावा दे सकते, तो ये सब बैठ के मीटिंग्स करते थे कि हम कैसे अपनी जो रिस्पेक्ट है अर्थ के टुवर्ड्स हम शो कर सकते हैं। तो देखो कितने समझदार लोग थे, और वहीं ब्रिटिशर्स इनको क्या बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फियर ऑफ पीपल, अब लोगों को डर क्या था, तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है, 1905 में 1905 में 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट की जो कोई उनका फॉरेस्ट था उसका पूरा 1/3 पार्ट इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और सिर्फ इतना सा पार्ट छोड़ दिया इन लोगों के लिए। ठीक है, सो व्हेन द colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting, collection of forest produce, the people of Bastar were very worried कि भाई जब उनको ना तो जंगलों में जाने दिया, ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने दी, ना वो अपने जंगलों में से कुछ लाके कुछ कलेक्शन कर सकते थे, ना हंटिंग कर सकते थे, तो जो बस्तर के लोग थे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, चिंता में पड़ गए थे। सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे on in the reserve forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fire। अब ये लोग बहुत चालाक थे, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, इन्होंने कुछ जो गांव वाले थे उनको इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में रहने दिया। देखो उनको चाहिए था कि कुछ लोग उनके रिजर्व फॉरेस्ट में रहे, क्यों, क्योंकि उनको पेड़ों को काटना है ना, वो खुद तो जाके काटेंगे नहीं, तो पेड़ों को काटने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको आग से बचाने के लिए, तो इन्होंने कुछ लोगों की जरूरत थी। अब कुछ विलेजर्स को इन्होंने बोला कि आप यहाँ रह सकते हो, पर आप यहाँ रह तो सकते हो पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम करेंगे, कुछ विलेजर्स को तो इन रिजर्व फॉरेस्ट में रहने की परमिशन दे देते हैं। सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। अब जो विलेज इन फॉरेस्ट के अंदर आ गए या जो लोग वहीं रहने लग गए, तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों को क्या बोलना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से इनको जानना स्टार्ट कर दिया। People of other villages were displaced without any notice or compensation। और जो बाकी बचे हुए गांव वाले थे उनको इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया कि अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो उनको कोई नोटिस दिया, ना उन्होंने कुछ उनको कंपनसेशन दिया, उनको निकाल के फेंक दिया। For long villagers had been suffering from increased land rent, frequently demand for free labor, goods by colonial official। अब ये लोग इन लोगों को ऐसे तो जीने दे नहीं रहे थे, जो और विलेजर्स थे जिनको उन्होंने भगा भी दिया था उनको फिर भी तंग करते थे कि अगर उनको गांव में, उनको फॉरेस्ट में निकलना है, जाना है, अपने पेड़ पौधों के लिए कुछ लकड़ियां, अपने घर की कुछ लकड़ियां चाहिए या अपने मवेशियों को चराना था, तो ये लोग उनसे रेंट लेते थे, उनके फ्री लेबर
की डिमांड करते थे और उनको तरह तरह से टॉर्चर भी करते थे। देन केम द टेरिबल फेमिनाइज, और उसके बाद एक अकाल आता है। अब उस अकाल के दौर में तो सभी लोग त्राही त्राही करने लग जाते हैं। इन 1899 से 1900 तक और फिर 1907 से 1908 तक बहुत बड़ा अकाल आता है, जिससे लोग त्राही त्राही करने लग जाते हैं और विद्रोह का जो एक कहते हैं ना बीज, वो उगना शुरू हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि भयंकर जो अकाल कब से कब तक पड़ा, तो 1899 से 1900 तक, और दोबारा अकाल पड़ता है 1907 से 1908 तक। अकाल मतलब कि अब ना खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ भूखमरी है और अब लोग मर रहे हैं। The initiative was taken by the Dhurwas of the Kangar forest where reservation first took place. सबसे पहले रिजर्वेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, तो आपको याद रखना है कांगेर के जो फॉरेस्ट है जहाँ पे ध्रुवा समुदाय, ध्रुवा कम्युनिटी रहती है, वहां पे स्टार्ट होता है। तो इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द धुरवास ऑफ द कांगेर फॉरेस्ट वेयर कंजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस इन 1905. Although there were no single leader, many people speak of Gundadhur from village नेथानार। तो नेथानार के गुंडाधुर, वैसे तो कोई लीडर का ऐसा नाम नहीं था, पर लोग मानते हैं कि वहां पे एक लीडर था गुंडाधुर नाम से, एक विलेज का नाम है नेथानार। वहां से एक आदमी है गुंडाधुर, वो इस मूवमेंट का लीडर बनता है। भाई वो बहुत तगड़े काम करता है। इन 1910 मैंगोबर्ग आ लंप ऑफ अर्थ चिलीज एरोज बिगेन सर्कुलेटिव बिटवीन विलेजेस। अब क्या होता है, धीरे धीरे आम की टहनियां, मिट्टी के ठेले, मिर्च, तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे। मतलब ये एक तरीके से विद्रोह हो रहा है। एंड दीज वर एक्चुअली मैसेज इनवाइटिंग विलेजर्स टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब जैसे होता है ना कि हमारे जो प्रचारक चिन्ह होते हैं, ऐसे ही ये आम की जो टहनियां होती हैं, मिट्टी के ठेले, मतलब जगह जगह आपको देखने को उस वक्त मिलेंगे। तो इससे क्या था कि ये मैसेज देना चाहते कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, रिबेलिश होना चाहते हैं। बाजार वर लूटेड, अभी तरह तरह से बाजारों को लूटने लग गए, ऑफिशियल्स को मारने लग गए, या जो उनके से रेंट लेने आता था उनको ये डराने लग गए, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। और जितना भी कहीं भी इनका जो ग्रेन था उसको अगर इन्होंने बचा के रखा हुआ था, जो ऑफिशियल्स इनको लेके चले गए थे ग्रेन्स को, तो ये वहां जाके धरपकड़ कर देते थे, उन ऑफिशियल्स को मार देते थे, और जो जितना भी उनका अनाज था उसको इकट्ठा करके या लूट मार करके अपने वापस ले जाते थे। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑपरेसिव लॉ। अब इन्होंने जिन ऑफिशियल्स को, जिन लोगों को इन्होंने लूटा, जिन ट्रेडर्स को लूटा, वो वही थे जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे इनको खराब करने में। अब यहाँ पे विलियम वॉर्ड एक मिशनरी है, उसने ऑब्जर्व किया था कि भाई बहुत सारे पुलिस वाले, व्यापारी, जंगल के अर्दली, स्कूल मास्टर, प्रवासी के हजूम ये लोग जगदलपुर में जा रहे थे। ठीक है, इट टुक 3 मंथ। अब जो ये इतना सारा सब तहस नहस हो रहा है, लोग ये जो समुदाय वाले, कम्युनिटी वाले हैं, जो कुछ भी अपना रेंट नहीं दे रहे हैं, इन ब्रिटिश को परेशान कर रहे हैं, तो ये सभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के बाहर हो गए। और ये माना जाता है कि 3 महीने लग गए गुंडाधुर को पकड़ने में, पर वो कभी गुंडाधुर को पकड़ ही नहीं पाए। In a major victory for the rebel, work on reservation was temporarily suspended. अब इन्होंने क्या था, इन्होंने सिर्फ ये मान लिया ब्रिटिशर्स ने कि गुंडाधुर को पकड़ के लाओ, जब तक गुंडाधुर पकड़ा नहीं जाएगा ये चीजें ठीक नहीं होगी। तो इस चीज के लिए जो फॉरेस्ट को रिजर्व करने का जो काम था ना, वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गया। एंड एरिया टू बी रिजर्व वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान बिफोर 1910। इन्होंने सोचा था कि हम पूरा ये फॉरेस्ट है तो उसका सिर्फ इतना सा पार्ट इन गांव वालों के लिए छोड़ेंगे, इस सभी को हम क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। पर 1910 तक सिर्फ ये आधे जंगल को ही अपने पास रख पाए, बाकी इन विलेजर्स को, फॉरेस्टर्स को इनको देना पड़ा। तो आपने देखा बस्तर में जो धुरवा कम्युनिटी है, उसका जो कांगेर फॉरेस्ट है, वहां से एक नाम निकलता है गुंडाधुर का, जो कहाँ गांव के रहने वाले हैं, जो नेथा नार के रहने वाले हैं, वो इस पूरे मूवमेंट का लीडर बनते हैं और तरह तरह से विद्रोह करते हैं, लूट मार करते हैं, ऑफिसर्स को मार देते हैं, ट्रेडर्स को लूट के ले आते हैं, और जो अनाज था, जो इनका अनाज लेके गए थे, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, स्कूलों को, पुलिस स्टेशंस को जला देते हैं और काफी नाक में दम कर देते हैं। और गुंडाधुर को ये 3 महीने लगा देते हैं उसको ढूंढने में, पर गुंडाधुर इनके हाथों में नहीं आता।
और 1910 तक धीरे धीरे क्या होता है, जो रिजर्वेशन था फॉरेस्ट का वो रिड्यूस हो जाता है, सिर्फ हाफ ही उनका प्लान सक्सीफाई हो पाता है। तो अपने इंडिया में आपने देखा कि कैसे कैसे भाई ये कॉलोनी सिस्टम आया, तो जो जंगल है वो कट गए। अब बारी है जावा की। जावा क्या है, इंडोनेशिया, जिसको आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो ये इंडोनेशिया है वो चावल के प्रोडक्शन में सबसे आगे है, ठीक है। तो यहाँ भी कॉलोनिज्म आता है, यहाँ डच आते हैं, ठीक है। यहाँ कौन आते हैं बेटा, डच आते हैं। और ये डच आके यहाँ के जो वन प्रबंधन है, मतलब जो यहाँ के फॉरेस्ट है, उनको क्लियर कर देते हैं। और ये भी यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री अपनाते हैं और क्या कहते हैं कि हम फॉरेस्ट के लिए लॉ लाएंगे, जो विलेजर्स है उनको रजिस्टर करेंगे इन लॉ को अपनाने के लिए। टिम्बर की रेलवे लाइन, रेलवे स्लीपर्स के लिए हमको लकड़ी चाहिए, वो हम यहाँ इन जंगलों में उगाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं जावा का। तो ये जावा में जो वुड कटर थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों, ये स्किलफुल थे। द कलांग, जो इस कम्युनिटी का नाम है, जावा के जो वुड कटर है इस कम्युनिटी का नाम है कलांग, ठीक है। सो द कलांग ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट के जो कटर थे, फॉरेस्ट कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, ये बहुत ही स्किल्ड थे। मतलब इनके बिना लकड़ियों को काटना, इस फॉरेस्ट की लकड़ियों को काटना बहुत मुश्किल था। दे वर सो वैल्यूएबल दैट 1755, ये माना जाता है कि 1755 में जब मातरमा किंगडम की, जावा की जो एक मातरमा किंगडम है उसका बंटवारा हो रहा था। तो आप याद रखना, जावा की जो एक किंगडम है, माताराम किंगडम रियासत है ये, उसका जब स्प्लिट हो रहा था, उसका जब बंटवारा हो रहा था, तब माना जाता है कि वहां पे 6000 क्लांग फैमिली थी। उनको भी आधा आधा इन दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया। विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। जो पहले बड़े बड़े पैलेस बनते थे ना, वो लकड़ियों से बनते थे। जावा में जो पैलेस बने वो लकड़ियों से बनते थे, और लकड़ी भी किसकी, टीक की। टीक की जो लकड़ी थी, सागौन की आप बोल सकते हो, सागौन के जो पेड़ होते थे उनसे बड़े बड़े महल बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। उनको काटने की जो एक्सपर्टीज थी वो इन कलांग कम्युनिटीज के पास ही थी। काफी लंबे लंबे अच्छे चौड़े ये आदमी होते थे। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, 18वीं शताब्दी में जब डच लोगों ने जावा पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया, इसके फॉरेस्ट को अपने अंदर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, they tried to make the कलांग वर्क अंडर them। तो ये भी चाहते थे इस कलांग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारे लिए भी काम करे। क्यों, अब ये तो है नहीं कि जो डच के ऑफिशियल्स हैं वो जाके लकड़ी काटेंगे, उनके अंदर कहाँ इतना दम था। बस इतना दम था कि वो उन्होंने इन देशों को अपने अंडर कर लिया। In 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Jona, but the uprising was suppressed। होता है ना कि विद्रोह तो करेंगे। तो ये जो 1770 में जो कलांग के ये जो समुदाय है, इन्होंने भी डच के किले पे प्रतिशोध किया, प्रतिरोध किया, पर इसको बहुत जल्दी ही इन लोगों ने, डच लोगों ने दबा दिया। तो ध्यान रखना, जो जावा के वुड कटर्स हैं उनका जो कम्युनिटी है उसका नाम कलांग है। ये काफी स्किल्ड फॉरेस्ट कटर है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है। 1755 में जब माताराम किंगडम, जो जावा की किंगडम है, उसका जब बंटवारा हो रहा था, स्प्लिट्स हो रहा था, तो 6000 कलांग फैमिलीज का भी बराबर बराबर बंटवारा हुआ। क्यों, क्योंकि इनमें एक्सपर्टीज है किस प्रकार की लकड़ी काटने के लिए, हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. But 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Jona, but the uprising was suppressed। पर इसको दबा दिया गया। अब डच एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लाए थे, जैसे ब्रिटिशर हमारे इंडिया में लाए थे, ऐसे डच ने भी यहाँ पे एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को अपनाया। बात यही थी कि जो भी तुम्हारे जंगलों में और तरह के पेड़ हैं उनको काट देंगे, और जो जिस प्रकार के पेड़ हमें चाहिए, लंबे लंबे मजबूत मोटे मोटे पेड़ जो हमें चाहिए, हम वो उगाएंगे। सो इन द 19th century, when it became important to control territories and not just people, the Dutch
एनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा कि भाई अब बस हमने टेरिटरी पर तो कंट्रोल कर लिया, पर अब हम मतलब लोगों पे तो अपने कंट्रोल कर लिया, अब अपनी टेरिटरीज को भी तो बढ़ाएंगे। तो ये लोग लॉ लेके आते हैं, फॉरेस्ट लॉ लेके आते हैं जावा में, एंड रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स एक्सेस टू फॉरेस्ट। और सबसे बड़ा लॉ यही है कि जो गांव के लोग हैं उनको जंगलों में जाने से रोकना है। Now wood could only be cut for specified purpose like making river boat, constructing houses and only from specific forest under close supervision। अब देखो, जैसे आपने यहाँ अपने देश में देखा 3 तरह के कैटेगरीज रख दिया, एक रिजर्व्ड, एक प्रोटेक्टेड और दूसरी विलेज जो फॉरेस्ट है उसकी। ऐसे यहाँ पे इनको जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उनमें जाने से मना कर दिया, ना आप लकड़ी ले सकते हो, ना घर बनाने के लिए, ना हाउस बनाने के लिए, ना रिवर्स बनाने मतलब बोट बनाने के लिए, आप किसी प्रकार की लकड़ी को नहीं ले जा सकते हमारी सुपरविजन के बिना। विलेजर्स वर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड। आप अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा पेस्टोलिस्ट का उसमें देखेंगे कि जो चरवाहे थे जो अपने बड़े बड़े कैटल्स के जो झुंड है, रेवड़ है, उसको लेके चलते थे, उनको बंद कर दिया कि अब आप उसमें फॉरेस्ट में नहीं आ सकते। ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स कार्ट और कैटल बैंड। अब देखो क्या कहा इन्होंने कि अगर जो आप जो घोड़ा गाड़ी लेके जाते हो, जो अपने पशुओं के ऊपर चढ़ के आप फॉरेस्ट की लकड़ियों को लेके जाते हो, ट्रैवल करते हो, ये सब बंद कर दो। क्यों? इन लोगों से इन्हें जो डच के लोग थे वो डर लगता था कि ये लोग विद्रोह कर देंगे, लकड़ियों को ले जाएंगे, ठीक है, किसी प्रकार का जंगल में आग लगा देंगे। तो ये लोग डरते थे इन लोगों से और इन्होंने इसको बंद कर दिया। अब होता क्या है 1882 में 19वीं शताब्दी में ये जो कर रहे हैं सारा। अब 1882 में क्या होता है 2,80,000 स्लीपर्स को जावा से एक्सपोर्ट किया जाता है। मतलब डच के जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, जावा के अंदर से 2,80,000 स्लीपर्स को ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्री, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर। हालांकि इन सब चीजों में डच लोग का साथ लेते हैं, पेड़ों को काटने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और स्लीपर्स को प्रिपेयर करने के लिए इन डच लोग का इस्तेमाल करते हैं। द डच फर्स्ट imposed rent on land being cultivating in the forest and then exempted some villagers from these rent if they work collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timber। अब डच लोगों ने भी ब्रिटिशर्स की तरह ही अपनाया कि ठीक है अगर आप अपनी जगह पे खेती करना चाहते हो तो हमें आप रेंट दोगे, है ना, कि भाई मेरी जगह है, मेरी जगह पे मैं काम करूंगा और मैं रेंट किसको दूंगा, डच लोगों को। ऐसे ब्रिटिशर्स ने किया, आप काम कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बोला हमेशा के लिए नहीं, कि कुछ टाइम के लिए आप काम कर सकते हो। क्यों? उनको लोग की आवश्यकता थी, उनको लोग चाहिए थे अपना काम करवाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, उनकी जो गाय भैंस थी स्पेशली, उनको ये इस्तेमाल करते थे कि जो टिम्बर उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसी को एक नाम दिया गया था ब्लैंडोंगेटिस्टन जो सिस्टम है उसका नाम दिया गया, कि जिसमें जो वर्कर्स है काम भी करेंगे, अपनी बफेलोज को भी देंगे फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर। Later, instead of rent expansions, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted। इन्होंने हाँ उनको थोड़ा सा लालच भी दिया कि कुछ ठीक है तुम्हारा मेहनताना भी दे देंगे, पर इन्होंने कभी भी उनको ये अधिकार नहीं दिया कि ये तुम्हारी जमीन है और इस जमीन पे जाके तुम खेती या फॉरेस्ट का कुछ भी काम कर सकते हो। तो देखो डच लोगों ने जावा में जाके अपना इस प्रकार से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को स्थापित किया। हालांकि ये सब उन्होंने अपने फायदे के लिए किया और इस चीज में जो पिसे जिनके साथ अत्याचार हुआ वो थे जो जावा के लोग थे। ठीक है, अब सेमिन मूवमेंट हम देखते हैं कि 1890 में जो सागौन के जंगल है, टील के जो जंगल है, वहां पे एक गांव है जिसका नाम है रादुम ब्लांतुंग, मतलब थोड़ा वैसा नाम है, रादुम ब्लांतुंग एक गांव है। ठीक है, ये जो टील का फॉरेस्ट है उसके जो गांव है वहां के नाम है। और वहां पे एक आदमी है जिसका नाम है स्रोंतिका सामिन। क्या नाम है? स्रोंतिका सामिन है। वो यहाँ करता है प्रोटेस्ट। ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्प्रेड की एक तरीके का क्या होता है, पूरा मूवमेंट फैल जाता है कि हम इन डच लोग के आगे नहीं झुकेंगे, हम इनको टैक्स नहीं देंगे, हम अपने लेबर नहीं देंगे इनको काम करने के लिए। ठीक है, और ये करते भी क्या है, 3,000 लोग ऐसे सामने लेट जाते हैं कि हम करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करने देंगे, आपको अपने जंगलों में घुसने नहीं देंगे।
भाई बहुत तरीके से ये प्रोटेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये युद्ध हुए उससे ये डिफोरेस्टेशन हुआ कैसे। द वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। की वर्ल्ड वॉर हुआ ही क्यों था? यही था कि इन लोगों को जिन्होंने कब्जा करना चाहे, जो एलाइड और जो ये सेंट्रल पावर के जो कंट्रीज थी, ये क्या चाहती थी? ये धीरे धीरे अपना फैलाव चाहती थी। फैलाव करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को उसमें कहीं ना कहीं जचाने के लिए इन्होंने क्या किया? दूसरे देशों पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे हैं तो दूसरे देश के जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे वो उनके पास रिवर हो या उनका कोई कल्टीवेशन का कोई तौर तरीका हो, तो ये सब उस पर अपना अधिकार चाहते थे। अब ये अपना अधिकार चाह रहे हैं तो ये क्या करेंगे? ये दूसरे देश के फॉरेस्ट को खत्म करेंगे, अपनी कोई डिमांड है उसको पूरा करने के लगाएंगे। जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा जो हमारे जंगल है वो खराब है, उनको खत्म करो, वहां पे खेती करेंगे, वहां खेती करेंगे गन्ने की, कपास की, कॉटन की, और उसको कहां भेजेंगे? अपने देश में भेजेंगे। इनसे काम करवाएंगे, इनसे रेंट लेंगे, इन पे टैक्स लगाएंगे, सारा काम कहां भेजेंगे? अपने देश में भेजेंगे। यही चीज उन्होंने जावा में की। डच लोगों ने क्या किया? इन पे इतने सारे नियम लगा दिए, इस जंगल में नहीं जा सकते, अपने लकड़ी नहीं ले सकते, और जो उस काम ये करेंगे वो कहां भिजवाएंगे? ये अपने देशों में भिजवाएंगे। तो सारे जंगल तहस नहस कर दिए। होता क्या है, जब ये सब चीज चल रही है, जो वर्ल्ड वार चल रही है, तो ये कुछ देश हार भी तो रहे होंगे। तो ये जो डच लोग हैं ये जावा से चले जाते हैं। जावा से जब जाते हैं तो पीछे से ये क्या करते हैं? जितने भी फॉरेस्ट थे, जितनी भी लकड़ियां थी, उनको जलाते हुए चले जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं जापानीज आके यहाँ इंडोनेशिया में अपनी जड़ों को ना पक्का कर ले। इसलिए ये जो डच लोग हैं जब जाते हैं इंडोनेशिया से, तो जितने भी बड़े बड़े ये टील के लोग हैं या टिम्बर है, इनको जला के चले जाते हैं। मतलब खुद तो जा रहे हैं, खुद तो मर रहे हैं, साथ में इंडोनेशिया को भी बिल्कुल मरता हुआ जलता हुआ छोड़ के चले जाते कि कहीं जापानीज आके इसके ऊपर अपना अधिकार ना जमा ले। और वो चाहते हैं कि जापानीज जब इस यहाँ पे आए इंडोनेशिया में तो उन्हें कुछ भी ना मिले। मतलब हर प्रकार से जो इनकी कॉलोनी में जो ये कंट्रीज आई हैं, इनको ये तहस नहस करना चाहते हैं। उस कॉलोनी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वो कैसे फलेगी फूलेगी, कैसे आगे उसका ग्रो होगा, बस ये अपने बारे में सोचते हैं और इन चीजों को तहस नहस करके ये चले जाते हैं। तो इसको एक नाम दिया इन्होंने स्कोच्ड अर्थ पॉलिसीज के नाम से, कि डच ने भागने से पहले जितने भी जावा में जितने भी चीजें थी उनको जला दिया, जितने भी जंगल थे, लकड़ी थी, उनको जला दिया। द वर्ल्ड हैज had a major impact on forest. The forest department cut freely to meet the British demand. In Indonesia, the Dutch destroyed sawmills and burnt huge piles of teak logs. The Japanese, after occupying Indonesia, exploited the forest recklessly for their war need. इसके बाद जापानीज आए, जावा के ऊपर, इंडोनेशिया के ऊपर इन्होंने अधिकार किया। इन्होंने भी अपने ही मतलब के लिए पूरी जो इंडोनेशिया की जमीन है उसको ऐसे ही तहस नहस कर दिया। न्यू डेवलपमेंट, अब धीरे धीरे कुछ नए डेवलपमेंट भी हुए, नई चीजें भी आई। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ फॉरेस्ट आर टू सर्वाइव द लोकल कम्युनिटी नीड टू बी इन्वॉल्व। अब इनको कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। तो बाद में गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई फॉरेस्ट को सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको लोकल कम्युनिटी की काफी नीड थी, उनकी जरूरत थी उन लोगों की, और जो लोकल कम्युनिटी वो अपनी नीड भी इन्हीं फॉरेस्ट से ही पूरी कर रही थी। देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल इन इंडिया वेयर कम्युनिटीज आर कंजर्विंग फॉरेस्ट इन स्केर्ड ग्रोव्स। अब हमारे देश में आपने बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज देखी होंगी जो जंगलों को एज अ भगवान के रूप में मानती है ना। अगर आप वैदिक सभ्यता, ऋग्वेद के बारे में सुनोगे, ठीक है, वहां भी आपको क्या दिखेगा कि ये लोग फॉरेस्ट को या पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान मान के पूजा करते थे। हालांकि उन्हीं को देवी देवता मानते थे, नेचर को भगवान मानते थे। एंड दिस लुकिंग आफ्टर डन बाय ईच मेंबर ऑफ विलेज एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। यहाँ छोटे से छोटा बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी अपने फॉरेस्ट की, अपने अर्थ की, अपने रिवर्स की, माउंटेन्स की कदर करने में, उनकी प्रोटेक्शन में लगा होता था।
The government has recognized that in order to meet this goal, the people who live near the forest must be involved. वो यही चाहते थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट को अगर अपने कुछ गोल्स है उनको पूरा करना है, तो इन लोकल पीपल्स की जरूरत लेनी पड़ेगी. अब इनकी जरूरत लेनी पड़ेगी तो इनकी जरूरतों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इनकी जरूरतें पूरी कहां से होती है? फॉरेस्ट को. तो फॉरेस्ट को मेंटेन रखना पड़ेगा. In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villages protected them in scared groves known as सारांश, देवरकुंडा, कान, राई. तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने इन फॉरेस्ट को बचा रखा है मिजोरम से लेकर केरला तक. ठीक है. सम विलेजर्स हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट विद ईच हाउसहोल्ड टेकिंग इट टू टर्न इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू फॉरेस्ट गार्ड. लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एनवायरमेंटिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ये लोग तो आज सोच रहे हैं ना, ये लोग तो बहुत पहले से ही पेट्रोलिंग को एक मानते थे कि कोई भी ऐसे ही इन जंगलों से लकड़ी को काट के ना ले जाए, जो हाथी है या जो शेर है, इनकी खाल, इनके दांत इनको ना लेके जा सके. तो ये कम्युनिटीज तो पहले से ही पेट्रोलिंग करती थी. गवर्नमेंट तो अब मैनेजमेंट कर रही है ना फॉरेस्ट का. ये लोग तो खुद उस फॉरेस्ट में से अगर कुछ ले रहे हैं तो उस फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन में ये हेल्प करते थे. तो अब वही है, हमें भी सोचना चाहिए. जो आज हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए एक कहते हैं ना वार्निंग होनी चाहिए कि चीजें बचानी, चीजों को कंजर्व करना कितना जरूरी है. पेड़ों का कंजर्व नहीं करोगे तो कल कैसे जीवन बीतेगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, आपको क्या मिलेगा? तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.